नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजीव उपाध्याय। नमस्कार, स्वागत है आपका टोटल हेल्थ में। मैं हूं किरण भारद्वाज। दुष्यंत कुमार का एक शेर है, वो ये कहते हैं कि एक बाजू उखड़ गया जब से और ज्यादा वजन उठाता हूं। हम में से बहुत से लोग रास्ते में आने वाली जरा सी मुश्किल, यानी अगर कोई पत्थर हो, कोई जरा सा भी लगे कि व्यवधान आ गया, तो बस रुक जाने को, बैठ जाने को हमेशा तैयार रहते हैं। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो जीवन में बड़ी से बड़ी चुनौती और मुश्किलों को अपनी प्रेरणा का, अपनी दृढ़ प्रतिज्ञता का एक सुनहरा अवसर मान लेते हैं। बहुत से लोगों से और ऐसे कमाल के लोगों से हमारी दुनिया और हमारा इतिहास भरा पड़ा है। हम नमन करते हैं ऐसे लोगों को जो दिव्यांग होने के बावजूद उन्होंने इतना कुछ किया है समाज के लिए, दुनिया के लिए। हमारे देश में कुल 2.5 करोड़ दिव्यांग लोग हैं, जिसे कुल जनसंख्या का लगभग 2.25% माना जा सकता है। इनमें से 75% जो है वो रूरल एरियाज यानी ग्रामीण क्षेत्रों में है, वहीं 25% शहरी इलाकों में रहते हैं। धीरे धीरे अगर शिक्षा के प्रचार प्रसार की अगर बात करें तो धीरे धीरे हमको ये ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि शायद हम पहले से बहुत समझदार और ज़हनी स्तर पर बहुत बेहतर हुए हैं। और ख़ास तौर पर अगर सोशल मीडिया के अगर पोस्ट पढ़ें तो ऐसा लगेगा कि शायद अब हमारे मन में औरों के लिए ज़्यादा हमदर्दी है। अगर कोई हमें दुख देता है, चोट देता है, तो हम तुरंत भूल जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं और उसे दुआएं देते हैं। लेकिन क्या सचमुच ऐसा है? अगर हम बात करें दिव्यांगों की, उनके लिए एक्सेसिबिलिटी, उनके लिए शिक्षा अभी भी एक चुनौती है। सोच बदलनी है, क्योंकि हम सब ने बदलना है, क्योंकि समाज को बदलना और देश को बदलना बेहतरी के लिए बहुत ज़रूरी है। इन लोगों के जीवन को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, कैसे सुविधाएं दी जा सकती हैं और किस तरह की मुश्किलों का सामना इन्हें करना पड़ता है, किस तरह से बेहतर ढंग से अपना जीवन ये जी सकते हैं, ये समझने की बात है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट और समझते हैं कि क्या स्थिति है देश में फ़िलहाल और कैसे इसमें बदलाव किया जा सकता है अगर बात की जाए दिव्यांगजन के जीवन की। दिव्यांगजन यानी वो लोग जो विशेष रूप से सक्षम हैं, जिनके जीवन की चुनौतियां अलग हैं। डिसेबिलिटी के कई कारण हो सकते हैं। ये जन्मजात विकृति, दुर्घटना या किसी बीमारी की वजह से हो सकती है। दुर्घटना होने पर या रीढ़ की हड्डी में चोट लगने से कभी कभी व्यक्ति को गंभीर अवस्था से गुजरना पड़ता है। ऐसे में कई बार निराशा छा जाती है। जरूरी है कि जीवन के मुश्किल दौर में भी आत्मविश्वास रखा जाए और डटकर उसका सामना किया जाए। हताशा के वातावरण में सहयोग की आवश्यकता होती है। भारत सरकार और कई गैर सरकारी संगठन दिव्यांगजनों के लिए कार्य कर रहे हैं। चिकित्सा और पुनः स्थापन के सहयोग से दिव्यांगों को मदद मिलने पर सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। सहयोग, सही मार्गदर्शन और पुनः स्थापन से इनके जीवन में आशावादी दृष्टिकोण लाना संभव है। आधुनिक चिकित्सा पद्धति और नई तकनीकों में ऐसे आर्टिफिशियल लिम्स और कई तरह की असिस्टिव डिवाइसेस उपलब्ध हैं, जिनसे दिव्यांगजन के लिए दैनिक क्रियाएं करना सरल हो जाता है। जीवन में समय के बदलते इस चक्र का सामना किसी को भी करना पड़ सकता है। जरूरत इस बात की है कि इसका सामना हिम्मत और हौसले के साथ किया जाए और अपना आत्मविश्वास कम न होने दे। ऐसे कई उदाहरण हैं जिन्होंने अपने जीवन के मुश्किल समय में आत्मविश्वास रखा और जीवन में नए शिखर तक पहुंचे। टोटल हेल्थ, डीडी न्यूज। मजरू सुल्तानपुरी कहते हैं, देख जिंदा से परे रंगे चमन जोश बहार, रक्स करना है तो फिर पांव की जंजीर न देख। ये बात सब पर लागू होती है, अपने हौसले को बनाए रखने की और अपनी मुश्किलों से आगे निकलने की। आज बहुत विस्तार से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ किया गया है दिव्यांगों के जीवन में और क्या कुछ करना बाकी है, हर स्तर पर और सबसे ज़्यादा हमारी सोच के स्तर पर। इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है विशेषज्ञों का खास पैनल। हमारे साथ हैं डॉक्टर शिफाली गुलाटी, चीफ पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी डिवीजन, डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स, एम्स, डॉक्टर अजय गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन फ्रॉम सफदरजंग हॉस्पिटल, एंड डॉक्टर उपेंद्र पाल सिंह, हेड
Department of Physical Medicine and Rehabilitation from All India Institute of Medical Sciences। आप सभी का स्वागत है स्टूडियो में। आज का जो विषय है उसके विषय में सभी को जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि सभी को नज़रिया बदलना है, सभी को सोच बदलनी है और एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाना है दिव्यांगजनों के लिए। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर उपिंदर पाल सिंह, हम आप ही से ये सबसे पहले समझने की कोशिश करें कि दुनिया में अगर हम बात करते हैं डिसेबिलिटी की, तो स्थिति क्या है? यदि हम पॉपुलेशन के ऊपर जाएं तो 10% लोग दिव्यांग हैं। हालांकि जब हम सेंसस करते हैं तो सेंसस में कुछ कमियां रह जाती हैं कि कितने लोग दिव्यांग कुछ छूट जाते हैं। तो माना जाता है 10%, मतलब एक आदमी 10 लोगों में दिव्यांग है। स्थिति इस तरह से है कि उनको मेन स्ट्रीम में लाना एक मेजर चैलेंज है कि हर आदमी से मिल के किस तरह से वो आगे बढ़ सकते हैं, अपना ज़िंदगी का गुजर बसर कैसे कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम है, फिज़िकल प्रॉब्लम है, किसी को दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता। तो बाकी लोगों से जो हमारा आदमी का एक काम है, जो हमें भगवान ने इधर भेजा है इस वर्ल्ड में, एक दूसरे के साथ मिल के सोशल एनिमल की तरह हम रहते हैं, तो वो हम किस तरह से अच्छा गुजर बसर कर सकते हैं एक कमी होने के बावजूद भी। यदि हम कहें कि मेरा हाथ नहीं, मैं लिख नहीं सकता, मैं उल्टे हाथ से लिख लूँ या पैर से लिख लूँ, परंतु जो मेन स्ट्रीम में जब आता है, दुनिया में जब रहता है, तो दूसरों के साथ में रह के वो किस तरह से पीछे ना रहे, उनके साथ मिलके चले, ये हमारा विशेष मुद्दा है जिसके ऊपर दुनिया के लोग जो विकलांगता के लिए काम कर रहे हैं। डॉक्टर अजय गुप्ता, आपसे ये समझें कि जब बात आती है डिसेबिलिटी की, तो दरअसल ये क्या है, कितनी तरह की ये हो सकती है? किसी को सुनने में परेशानी हो सकती है, देखने में परेशानी हो सकती है, चलने के अंदर या हाथ से कार्यक्रम जिससे हम लोकोमोटर डिसेबिलिटी कहते हैं। बच्चों के अंदर सेरिब्रल पाल्सी या ऑटिज़म की परेशानी पाई जाती है, जिसके अंदर उनकी मानसिक डेवलपमेंट में कमी रह जाती है। और एक हम मेंटल इलनेस, मानसिक रोग को भी हम एक विकलांगता मानते हैं, क्योंकि मानसिक रोग भी लोग जो हैं वो समाज के अंदर सबके साथ काम करने में असक्षम होते हैं। तो मोटी तौर पे ये 5 तरह की विकलांगताएं हैं जो जी। डॉक्टर शिफाली गुलाटी, बच्चों की बात करें तो बच्चों में क्या कारण इसके हो सकते हैं, और अगर फ़िलहाल वर्तमान स्थिति की बात की जाए देश में, तो आंकड़े क्या कहते हैं ख़ास तौर पर बच्चों के लिए? ये जो जैसे अभी प्रोफेसर यू सिंह ने बताया, जो 10% एस्टिमेट है, हम लोग ने एक स्टडी की थी इनक्लिन के साथ, जो NIH ऑटिज्म स्पीक्स और नेशनल ट्रस्ट के साथ थी। उसमें 2011 में हमने 2 से 9 साल के बच्चों के अंदर सारे जो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स थे, सारे जो टाइप के अभी बताए थे डॉक्टर साहब ने, कि फिजिकल वाले जो है शारीरिक वे में, व्यवहारिक वे में, मानसिक वे में, और जो सेंसरी इंपेयरमेंट्स होती हैं, विजन एंड हियरिंग जिनको मानते हैं, वो सारों को इकट्ठा जोड़ के हमने जब असेस किया तो 12% बच्चों में इन द एज ग्रुप ऑफ 2 to 9 ईयर्स ये परेशानियां पाई गई। तो हमारा जो सेंसस था 2011 का, जिसमें उसमें था कि 2 से 9 साल की उम्र के बच्चों में 197 मिलियन बच्चे थे 2 से 9 साल की उम्र में। तो उसमें से हमें 23.7 मिलियन बच्चे ऐसे मिले जिनके अंदर ये प्रॉब्लम थी। हमें ये देखना चाहिए, अधिकतर ये प्रॉब्लम्स रहती हैं अक्रॉस लाइफ स्पैन। ये तो आप सोचें, अगर हमने 2 से 9 साल के आंकड़े हमें 2011 कितने हैं, तो अक्रॉस लाइफ स्पैन अगर आप देखा जाए तो कितने आंकड़े हो सकते हैं। और उसी स्टडी में हमने देखा था कि ऐसे कोई कारण है, क्योंकि हमारे को सबसे इंपॉर्टेंट है उनको कि पहले प्रिवेंट कर सके। प्रिवेंशन 3 प्रकार की हो सकती है। पहले वो जड़ से ही ना हो, प्राइमरी प्रिवेंशन कहते हैं उसको। वो प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए हमने हाई रिस्क देखा, तो हमने देखा कि ये रूरल एरिया में जो है, वहाँ पे गाँव में लड़कों में ज़्यादा है, जिनका जो बच्चे हैं, जो 3 से ज़्यादा बच्चे हैं, जिनका जन्म का वजन कम है, जिनके अंदर कोई भी जन्म में टाइम में देर से रोया है, या कोई भी बीमारी हुई है, दिमाग की इन्फेक्शन हुआ है जन्म के आसपास, उनमें ये बीमारियां ज़्यादा हैं। तो अगर हम ये बर्थ के टाइम की परेशानियों को, मदर का जो न्यूट्रिशन है, जो उसका आहार वगैरह है, वो ठीक तरह देखें, जो बच्चों में न्यूट्रिशन का इम्यूनाइजेशन करें, तो उससे सारी चीज़ें प्रिवेंट हो सकती हैं। नेक्स्ट स्टेप वुड बी टू पिक देम अप अर्ली।
वो पीडियाट्रिशियन का रोल है, बिकॉज सारे बच्चे जो आपके हाई रिस्क एंड इंटेंसिव केयर में रहते हैं न्यूबॉर्न में, या जो आ रहे हैं हमारे पास इंजेक्शन लगाने के लिए, तो हर बच्चों के डॉक्टर को ये देखना है कि उनका जो विकास है सारे डोमेन्स में ठीक प्रकार से चल रहा है कि नहीं। और टर्शरी प्रिवेंशन वो होता है कि जिनको परेशानियां हो गई हैं उनको सारे डिवाइसेस वगैरह दे के उनको जितना हो सके सारे मेन स्ट्रीम में हम ला सकें। जी डॉक्टर यू सिंह, जब कारणों की बात हो रही है और प्रिवेंटेबल जब कॉजेज़ की बात हम करें, आपकी नज़र में वो कौन से हैं जो हमारे समाज में, हमारे देश में सबसे ज़्यादा ऐसे हैं जो कि प्रिवेंटेबल हैं? हमने एक बार स्टडी की थी एम्स के अंदर, उसमें ये देखा था कि डिसेबिलिटी अक्सर किन कारणों से होती है। सबसे ज़्यादा देखा था घरेलू एक्सीडेंट, सड़क पर एक्सीडेंट्स, जो प्रिवेंटेबल कॉजेज़ के अंदर आता है। दूसरी जो बात आती है कि खाने पीने में कमी, जैसे आहार अच्छा ना हो, विटामिन बी की कमी हो, नर्व्स ख़राब हो जाती हैं, विटामिन ए की कमी हो, नज़र ख़राब हो जाती है। इस तरह के ये मेजर प्रिवेंटेबल कारण हैं। फिर जैसे बड़ी उम्र होती है, शुगर है, स्ट्रोक है, हार्ट अटैक के साथ में और विकलांगताएं भी आ जाती हैं, तो उनको प्रिवेंट करने के लिए अच्छा एक स्वस्थ अपना जीवन व्यतीत करने के लिए जो व्यायाम है और एक्सरसाइज है और अपना एक्टिव लाइफस्टाइल बनाने रखने से ये चीज़ें भी प्रिवेंट होने का काफ़ी चांस रहता है। जी डॉक्टर यू सिंह, एक दो तरह की हमने चीज़ें समझी। एक वो बच्चे जिनको जन्म से ही किसी तरह की समस्या हुई और उसके कारण उनका जीवन प्रभावित हुआ, वहीं कुछ ऐसे लोग जो जब जन्म हुआ तब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके बाद कोई दुर्घटना हुई जीवन में आगे चलकर और उसकी वजह से उनको समस्या आई। तो क्या ये जो दोनों तरह के डिवीज़न अगर किए जाएं, क्या कुछ आप इसमें फ़र्क देखते हैं? जो व्यक्ति है जो अभी तक सामान्य था, सब कुछ उसके जीवन में ठीक चल रहा था, अचानक से एक दिन उसका जीवन बदल गया। एक मेजर डिफरेंस होता है कि बच्चा जो किसी कमी के साथ में पैदा हुआ, उसकी एडेप्टेशन ज़िंदगी में शुरू से ही हो गई। उसने जो भी सीखा उसी कमी के साथ में सीखा, तो उसको कमी महसूस नहीं होती। फ़र्क ये होता है जब वो बड़ा होता है, दूसरे लोगों को देखता है, अपने शरीर के ऊपर उसका थोड़ा सा फोकस आता है, तो वो सोचता है कि हाँ मुझे कुछ कमी है। ग्रुप में आके और जब दूसरे सोशलाइजेशन होते हैं उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है। जो आदमी शुरू से ठीक था, बाद में किसी एक्सीडेंट की वजह से ख़राब हुआ, तो उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं काफ़ी ज़्यादा मानसिक रूप से, कि वो ये सोचता है कि मैं जो कर सकता था नहीं करना, उसको नए सिरे से दोबारा से सब कुछ सीखना पड़ता है। तो उसकी एडेप्टेशन होने में थोड़ा सा समय लगता है, जब तक कि वो ये ना मान ले कि ये चीज़ है, इसके साथ मुझे जीना है। तो मुद्दा ये है कि कैसे उस चीज़ के होने के बावजूद अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है। जी, ये तो तब की बात है जब कोई दुर्घटना या ऐसा कुछ हो जाता है। जी डॉक्टर गुप्ता, आपसे मैं ये समझना चाहूँगा, जो बात डॉक्टर यू सिंह ने कही कि एक्सीडेंट्स एक बहुत बड़ा कारण है। पिछले कुछ दशकों में हमने देखा है कि कुछ नई तरह की एक्टिविटीज़ शुरू हुई हैं। इंडस्ट्री की बात करें, उसका भी एक्सपेंशन हुआ है, ट्रैफिक बहुत बढ़ा है। आपका अपना अनुभव क्या कहता है कि किस क्षेत्र में हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, जहाँ सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, जहाँ से आपको ज़्यादा परेशानी होती है? देखिए, एक्सीडेंट्स के अंदर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स एक बहुत बड़ा कारण है जो कि परमानेंट डिसेबिलिटी और विकलांगता की वजह बनता है समाज के अंदर। फॉर्चुनेटली अब सुप्रीम कोर्ट का थोड़ा दबाव है और सरकार का भी नज़रिया बदला है, तो इमरजेंसी केयर सर्विसेज के ऊपर बहुत काम हो रहा है सेंटर के अंदर, और नेशनल इमरजेंसी केयर प्रोग्राम एक चालू हो रहा है, जिसके अंदर ये आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि कहाँ कहाँ पर नेशनल हाईवेज़ के ऊपर एक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं और कहाँ पर हम प्रिवेंशन कर सकते हैं, इंजीनियरिंग डिज़ाइन में कर सकते हैं, मेडिकल सर्विसेज एम्बुलेंस प्रोविज़न में कर सकते हैं और इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो प्रिवेंशन, जैसे कि मैडम ने भी कहा था अभी डॉक्टर शिफाली ने, कि प्रिवेंशन एक मेजर रोल है। तो सबसे पहला हमारा नज़र होना चाहिए कि हम एक्वायर्ड डिसेबिलिटीज़ को प्रिवेंट कर सकें, रोक सकें कि वो हो नहीं, और अगर वो हो जाती हैं तो हमारा ये नज़रिया रहना चाहिए कि किस प्रकार हमको कम से कम क्षतिग्रस्त होने दें किसी जने को। तो अगर हम जल्दी से जल्दी उसके कुछ सुविधा दे सकते हैं तो हम क्षति को मिनिमाइज करके जी बचा सकते हैं। डॉक्टर शिफाली गुलाटी, आपने प्रिवेंशन की बात कही, वहाँ पर ये तो हमने समझा कि कौन से कारण हैं, अगर प्रेगनेंसी या डिलीवरी के दौरान कोई चूक होती है जिससे समस्या हो सकती है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि अर्ली डायग्नोसिस या अर्ली पिक होना चाहिए। छोटे बच्चे में अगर किस तरह के लक्षण माता पिता देखें तो ज़रूर ये समझ जाएं कि चिंता की बात है या विशेषज्ञ के पास जाना है।
ऐसा है कि जैसे हम लोग देखते हैं कि आसपास जो बच्चे रहते हैं, बाकी हमारे कई बार उनके सेकंड बच्चा होता है या रिलेटिव्स में देखा होता है, तो बाकी बच्चों के हिसाब से जो उनके माइलस्टोन्स हैं, जैसे वो बच्चा बढ़ रहा है, कभी बच्चा बैठा है, खड़ा हो रहा है, वैसे जो सारे जो माइलस्टोन्स बढ़ते जा रहे हैं, बोलना कब शुरू कर रहा है, अगर वो सब समय से चल रहे हैं उसी के एज के हिसाब से बाकी लोग जो आसपास है और आपके रिश्तेदारी में, तो ठीक है। अगर थोड़ा सा भी पीछे चल रहे हैं तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई अपने आप पिकअप कर लेगा, कोई बात नहीं। कभी कहते हैं ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं कि नानी दादा दादी की आप लोगों ने भी देर से बोलना शुरू किया, देर से चलना शुरू किया, आप वेट नहीं करिए, आप डॉक्टर के पास संपर्क लाइए। ये एक एरिया है। और दूसरा है, अगर किसी को भी अगर वो छोटा वजन का था या बर्थ के टाइम देर से रोया था या कोई इन्फेक्शन हुई थी, तो उसको तो शुरू से ही हाई रिस्क की तरह एक पीडियाट्रिशियन के क्लोज फॉलोअप में रहना चाहिए। ये आपने बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया है डॉक्टर शिफाली, क्योंकि बहुत सारे मामले उन बच्चों के जिनको ठीक से शायद नज़र कमज़ोर थी, नज़र नहीं आता, उन्हें स्कूल में जाके या क्लास में जाके तब पता चलता है, जब ये देखा गया कि वो ठीक से कॉपी नहीं घर पर करके लाए, तब पेरेंट्स को पता चला कि शायद इसको देखने में दिक्कत हो रही है। तो क्या जब बचपन से ही नवजात शिशु की बात करें तो क्या कोई ऐसी जाँच या कोई स्पेशल चेक्स रखने चाहिए? जो ये डिलीवरीज होते हैं, ये जो हॉस्पिटल्स में होती हैं, उसके अंदर एक पीडियाट्रिशियन पूरा एग्जामिन करता है बच्चे को, उसके अंदर बाकी लेकिन विजन का टेस्ट जो जन्म पे नहीं होता है और हियरिंग का भी उसी समय नहीं करते हैं। हम लोग को स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं पर वो अभी यूनिवर्सली अवेलेबल नहीं है, जैसे वो यही स्क्रीनिंग एट बर्थ और बेरा वगैरह जो बेरा फोन के साथ, वो अभी हर हॉस्पिटल में नहीं है, कई हॉस्पिटल्स में है। और कुछ ब्लड टेस्ट भी होते हैं न्यूबॉर्न, जो कुछ बीमारियां पकड़ने के लिए ब्लड टेस्ट के लिए। लेकिन जो हमें मेन चीज यही देखनी पड़ेगी कि जैसे बच्चा ग्रो कर रहा है तो वो और एक कि वो सुन रहा है कि नहीं देख रहा, वो सब। और एक और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग मैं बताना चाहूंगी कि बच्चों के ना स्क्विंट होता है, वो दोनों की जो पुतलियां हैं वो अलाइन नहीं करती हैं, तो पेरेंट्स सोचते हैं कोई बात नहीं सही हो जाएगा, पर वो दे डोंट रियलाइज कि जो आंखें हैं वो तो बेसिकली दे आर द विंडोज, देखने वाला जो एरिया है ब्रेन है, पीछे का ब्रेन। अगर आप देख ही नहीं रहे हैं प्रॉपर्ली तो वो ब्रेन डेवलप नहीं होगा शुरू में। तो उन बच्चों को बाद में अगर हम लेटर ऑन स्क्विंट की सर्जरी करें तो बाहर से तो टेढ़ापन नहीं होगा पर उसकी विजन चली जाती है, बिकॉज ब्रेन नहीं समझ पाता है, उसको प्रॉपर इनपुट नहीं मिल रहा है। तो किसी भी चीज को ना सोचे, उसको नजरअंदाज ना करें, कोई भी थोड़ी सी भिन्न लगे तो आप डॉक्टर को जरूर संपर्क करें। बच्चे में भेंगापन है तो इस तरह से नहीं लेना चाहिए कि समय के साथ ठीक हो जाएगा, अक्सर माता पिता को यही लगता है। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा चीज है, ये नहीं सोचना चाहिए कि जो भी अगर हम पीछे चल रहा है बच्चा किसी भी विभाग में तो वो अपने आप गेन करेगा। हमारे को अगर सुनाई नहीं दे रहा सही तरह से और देख नहीं रहा सही तरह से, बाकी हर चीज का विकास ही नहीं हो पाएगा। जी, मतलब कोई भी माइलस्टोन अगर डिलेड है, जरा सी भी देर है, तो ये हिसाब न लगाएं कि बच्चे के माँ बाप को भी वो देर से चलते थे, देर से सुनते थे, देर से बोलते थे, तो तुरंत विशेषज्ञ के पास जाएं। ये एक महत्वपूर्ण संदेश है आपकी ओर से। डॉक्टर यू सिंह, अब एक बात को अब हम समझने की कोशिश करें। एक क्लासिफिकेशन हो गया एक्सीडेंट्स का, दुर्घटनाओं का, जो प्रिवेंटेबल है। जी। अगर हम जन्मजात ऐसी स्थितियों की अगर हम बात करते हैं, अगर हम मैनेजमेंट के स्तर पर जाएं तो किस तरीके से उसको एड्रेस किया जाता है? आपका मतलब जन्मजात से जी, जो जी, जी, विकलांगताएं हैं। जी। सबसे पहली बात जो डॉक्टर शेफाली गुलाटी ने कही कि बच्चे में कुछ भी विभिन्न पाएं, दूसरे बच्चों से अलग पाएं, तो उसको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात ये होती है कि डिसेबिलिटी जो हम मानते हैं कि किसी को कोई कमी है, वो आगे बढ़ के कंपाउंड ना हो जाए, बढ़ ना जाए, इसलिए पहले देख लेना और उस चीज़ को एड्रेस कर लेना ज़रूरी है। कि जो मान लीजिए कई बार बच्चे पैदा हुए जिनका एक हाथ एक पाँव नहीं चल रहा है या कम चल रहा है या उसमें सख्तपन है, यदि हम उसको निगलेक्ट करें, शुरू से ना देखें, जो अच्छा चल रहा है बच्चा उसी को चलाएगा, दूसरे को बिल्कुल नहीं चलाएगा, तो हाथ बिल्कुल जकड़ के टेढ़े हो जाते हैं। कल को यदि टाइम के समय के साथ में उसके अंदर ताकत भी आनी है, तो यदि वो पहले से टेढ़ा होकर सख्त हो गया है तो उसको इस्तेमाल करने की क्षमता नहीं बनेगी। तो ये कहते हैं कि जब नहीं चल रहा है तो उसको चलाएं, हाथ को, उसकी जो लचीलापन है बनाए रखें और फिर प्रोत्साहन दें कि उस हाथ को किस तरह से हम इस्तेमाल करें। जैसे कि ये हाथ मेरा कम चले, ये वाला ज़्यादा अच्छा चलता है, तो मैं कुछ देर के लिए उसको बांध दूँ और बोलूँ कि जो भी मुझे करना है इसी हाथ से करूँ। ये एक नई तरह की थेरेपी बोलते हैं, कंस्ट्रेंट थेरेपी बोलते हैं, कि दूसरे हाथ को रोक दें ताकि मेरे को कुछ करना है आधे घंटे कम से कम या 1 घंटा कम से कम दिन में मैं इसी हाथ से काम करूं। तो उसमें जो ब्रेन के अंदर के जो सिग्नल्स जाते हैं, जिस तरह का अंदर उसकी डेवलपमेंट होती है, इस तरह की हो जाती है कि उसके लिए भी स्पेशल चैनल्स बन जाते हैं उसको बढ़ाने के लिए। डॉक्टर यू सिंह इसी बात को बहुत विस्तार से समझेंगे। ये दरअसल ज़िंदगी में भी सभी अगर इस बात को अपनाएं, जो काम मुश्किल लगता है कि इस काम को शायद अब नहीं कर पाएंगे,
उसी काम को अगर करने की ठान लें तो रास्ते आसान हो जाते हैं। ऐसी बात बता रहे हैं विशेषज्ञ। फिलहाल जसवंत साहनी हैं दिल्ली से टेलीफोन लाइन पर। जसवंत जी, आपका बहुत स्वागत, पूछें सवाल। मैं ये जानना चाहता हूँ जी। कि जैसे कि एक पैर है हमारा जो पोलियो लगा हुआ है, ओके और जी। उसमें चलने में बहुत प्रॉब्लम होती है, उसको क्या किया जाए, कैसे किया जाए कि जो सही चले? जी। कितनी उम्र है आपकी और कब आप मेरा उम्र है 26 साल। और आप इलाज भी करा रहे होंगे? जी सर, इलाज तो करा रहा था मगर अब नहीं करा रहा हूँ। अच्छा, डॉक्टर गुप्ता कुछ और पूछना चाहेंगे आप इनको या बताएंगे? नहीं, मैं ये बताना चाहूँगा कि देखिए, पोलियो एक लाइफ टाइम इलनेस है। वो एक बार अगर हो जाती है तो हमारे साथ लगी रहती है। तो इसके लिए इनको इलाज छोड़ना नहीं चाहिए और इलाज अपना हर समय चालू रखना चाहिए। कुछ तो परेशानी ऐसी होती हैं जो हमें बचपन में नज़र आ जाती हैं, ख़ास तौर के चलने की या हाथ से काम करने की, लेकिन आगे जाके उम्र के साथ साथ भी एक पोस्ट पोलियो सिंड्रोम हम बोलते हैं, जो कि इनको लेटर स्टेज के अंदर डेवलप हो सकता है। तो अगर ये नॉर्मल लाइफ में काम करने भी लगे हैं तो भी इनको लेटर एजेस के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए इनको कहीं ना कहीं अपने डॉक्टरों से संपर्क बनाए रखना चाहिए। दूसरा, इलाज के कई तरीके हैं। बेसिक जो असली पैथोलॉजी है उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते पोलियो के अंदर, लेकिन कोई डिफॉर्मिटी हो, कहीं से इनका पैर टेढ़ा हो तो ऑपरेशन करके सीधा किया जा सकता है और कुछ कैलिपर लगा करके इनको चलने में सहायता दी जा सकती है, जिससे कि आगे जाके भी परेशानी कम आती है और काम इनका अच्छा चल एक सकता छोटी सी बात मैं चाहूँगा डॉक्टर यू सिंह, आपकी टिप्पणी इसी बात पर। अब इन्होंने फ़ोन किया है, 26 वर्ष इनकी उम्र है और कह रहे हैं कि इलाज बंद कर दिया है। कहीं निराशा इनके मन में ज़रूर होगी या ये हतोत्साहन होगा इस बात को लेकर कि शायद जो भी ये कर रहे होंगे उससे इनको लाभ नहीं हो रहा होगा। इनके माध्यम से और ऐसे तमाम जो हमारे दर्शकों तक ये बात पहुँचे कि क्या करना चाहिए ऐसे में किसी भी व्यक्ति को। सबसे पहली बात तो ये कि डॉक्टर से ये मान लें, सलाह लेके ये मान लें कि यदि पोलियो जैसी तकलीफ़ है तो वो पूरी ठीक तो नहीं होगी। पतलापन टांग का रहेगा, कमज़ोरी रहेगी, मगर उसकी वजह से जो परेशानियां हैं कि चलने में डिफ़िकल्टी हो रही है वो दूर की जा सकती है। यदि किसी लाठी लेके चलते हैं, अक्सर लोगों को देखा कि टांग लटका के लाठी के साथ चलते हैं, उसके लिए टांग को सीधा करके यदि ऑपरेशन की आवश्यकता है तो कैलिपर पहना के उनको बिल्कुल सीधा चला सकते हैं। थोड़ा सा लचकपन चाहे रह जाए मगर अपने आप दोनों हाथ खाली हो जाएंगे और अच्छी तरह से चल पाएंगे यदि एक टांग के अंदर है। मतलब ये है कि यदि कोई कमी है उस कमी को दूर करना, यदि हो पाए तो बहुत अच्छा है, नहीं हो पाए तो किसी तरह के यंत्र लगा के उसको रिप्लेस कर दें जी, ताकि अपना जो रोज़मर्रा की हमारी क्षमताएं हैं वो कम ना हो, हम जिंदगी की मेन धारा में आ जाएं, हम किसी तरह से रुके नहीं, चाहे हम धीरे चल पाएं मगर चल पाएं, अपना काम तो कर पाएंगे। तो बहुत सारे विकल्प हैं, आधुनिक तकनीकें मौजूद हैं जिनसे दिव्यांगजनों के जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। विशेषज्ञों से आज हम जान रहे हैं कि डिसेबिलिटी के क्या कारण होते हैं और क्या कुछ किया जा सकता है दिव्यांगजनों के जीवन को स्वस्थ और बेहतर बनाने के लिए। ये चर्चा जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। आज हम बात कर रहे हैं कि दिव्यांगों के जीवन में क्या क्या समस्याएं होती हैं और कैसे उनके जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। और इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं बेंगलुरु से श्रीकांत जी। श्रीकांत जी, आपका स्वागत। क्या सवाल है आपका? नमस्कार जी। जी नमस्कार। मेरा सवाल ये है कि सरकार ने भी घोषणा की है कि 7 तरह की दिव्यांगता जो है उसे बढ़ा के 21 तरह की कर दिया जाएगा, तो आप क्या इसकी सूची बता पाएंगे? दूसरा ये कि अगर ये 21 तरह की हो जाती है तो कितने लोग और इस श्रेणी में आ जाएंगे, उनकी संख्या अगर बता पाएं। और क्षमा चाहते हुए एक प्रश्न ये भी पूछना चाहूँगा, क्या गरीबी भी दिव्यांगता है? नमस्कार, जय हिंद। जी डॉक्टर यू सिंह, 3 सवाल हैं इनके, क्या आप जानकारी देना चाहेंगे इस पर? देखिए, दिव्यांगता के जो कारण हैं वो तो अनेक होते हैं। असल में यदि हम
फ्रॉम द मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखें, डॉक्टर के लिहाज से देखें कि किसी भी वजह से किसी क्षमता को कमी हो जाए तो उसमें दिव्यांगता हो जाती है। वो किस बीमारी की वजह से हुई उससे हम कहते हैं कि उसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, वो तो सिर्फ एक आंकड़ा है, एक तरह का कारण है। अल्टीमेट रिजल्ट क्या हुआ, आदमी चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, इंटरेक्ट नहीं कर सकता, सुन नहीं सकता, या ऐसी बातें हैं। कुछ जो समाज सेवाएं जो NGOs होते हैं, संस्थाएं हैं, उन्होंने काफ़ी ज़ोर डाला कि एक पर्टिकुलर बीमारी का नाम लेके आगे बढ़ें कि उस बीमारी को हम इंक्लूड कर लें कि वो दिव्यांग माने जाने चाहिए जी। पहले से ही वो मौजूद हैं। जो आज की डिसेबिलिटी के हम सर्टिफिकेशन करते हैं उसके अंदर हम जो डेफिनेशंस लाते हैं उसमें वो मौजूद है, क्या बीमारी है, उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हुई तो डिसेबिलिटी आ गई। अभी जो समाज सेवाएं सेवी संस्थाएं हैं उन्होंने जोर डाल के कुछ बीमारियों के नाम ज़बरदस्ती अंदर करवाए हैं। भारत सरकार उसके ऊपर कोशिश कर रही है कि उसके अंदर भी हम ये कहें कि किसी को कमज़ोरी है, थोड़ी सी कमज़ोरी है या बहुत ज़्यादा है, इसको हमें मापना पड़ता है। हर एक में मापदंड के आंकड़े जो उसके जो स्केल्स हैं अभी बनने हैं जी। फ़र्क तो खास नहीं पड़ेगा, टोटल जो पॉपुलेशन है वो तो उसी में ही रहेगी। सिर्फ हम उसकी ये कहें रिफाइनमेंट कह सकते हैं कि किस वजह से दिव्यांगता हुई, वो वाला मतलब श्रेणियां और बन जाएंगी, श्रेणियां और बन आप जाएंगी। ये कह रहे हैं, लेकिन संख्या में कोई खास फर्क नहीं ठीक आएगा। है। डॉक्टर यू सिंह, इसके अलावा हमारे दर्शकों के ईमेल्स भी आ रहे हैं। एक हमारी दर्शक हैं दीपिका गुप्ता, उन्होंने चाहा है कि हम PCOD पर एक कार्यक्रम ज़रूर करें। इस तरह के हमारे दर्शक अक्सर मांग करते रहते हैं कि इस विषय पर भी कार्यक्रम होना चाहिए और किसी और विषय पर भी। तो बहुत धन्यवाद, आपका सुझाव पहुंच गया है कार्यक्रम के निर्माताओं तक। अब डॉक्टर यू सिंह, ये सवाल आपके लिए। उत्तम कुमार हैं, उन्होंने हमें ये मेल भेजा है। इन्होंने लिखा है कि ये दिव्यांग है और ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के बारे में जानना चाहते हैं। वो कहते हैं कि ये बड़ा जटिल एक पूरी जटिल प्रक्रिया है और मैं अस्पताल के बहुत चक्कर लगाऊं, बार बार जाना पड़ता है और वहाँ तरह तरह की लाइनों में या प्रक्रिया में बहुत समय भी जाता है और ये ऑनलाइन ये सुविधा अवेलेबल नहीं, उपलब्ध नहीं है। तो कृपया ऐसा करवाएं और इस दिशा में क्या हो सकता है? भारत सरकार ने काफ़ी इसमें उन्होंने एफर्ट्स किए हैं कि जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाने के लिए चाहें आप तो किसी भी नज़दीकी सरकारी अस्पताल में जा सकते हैं। पहले होता था कि कुछ पर्टिकुलर डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स ही होते थे, अभी भी हर एक स्टेट के अंदर उन्होंने नोटिफाई किया हुआ है कि किस अस्पताल में किस तरह की विकलांगता को लेकर आप जा सकते हैं, सर्टिफिकेट बन जाए। दूसरी बात यह है कि लंबी लाइनों में लगने की बात नहीं रहती, उन्होंने दिन फिक्स कर दिया है, समय फिक्स कर दिया है, इस दिन को इस समय आएंगे तो कोशिश होगी कि उसी दिन सर्टिफिकेट हो जाए यदि आपके पास अपना आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ हो। डॉक्टर जांच करके ही सर्टिफिकेट दे सकते हैं, इसलिए ऑनलाइन तो नहीं हो सकता है, तो क्योंकि जांच ऑनलाइन कोई कर नहीं सकता है। अच्छा, ये एक महत्वपूर्ण बात है सभी को समझने के लिए। जी डॉक्टर शिफाली गुलाटी, आपसे ये समझें कि बच्चों की जब बात आती है, ख़ास तौर पर जिन्हें न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं बचपन से, क्योंकि मस्तिष्क भी कहीं ना कहीं प्रभावित है, तो उन बच्चों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए क्या चैलेंजेस एक तो आपको लगते हैं और किस तरह से उसे मोल्ड किया जा सकता है? क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है कि सभी को आत्मनिर्भर बनाया जा सके, इंडिपेंडेंट बनाएं और मेन स्ट्रीम में लेकर आएं। तो आप स्कूल से ही शुरुआत करें और उससे भी बेहतर कि घर का वातावरण जो है किस तरह से मोल्ड किया जाना चाहिए? उस पे आने से पहले एक चीज़ बस बोलना चाहूँगी, जैसे प्रोफेसर यू सिंह ने बताया सर्टिफिकेशन के बारे में, तो ऑटिज्म एक चीज़ है जो बच्चों के साथ जो रिलेटेड है, उसका नोटिफिकेशन अभी 25 अप्रैल 2016 में गवर्नमेंट ने किया है और उसके सर्टिफिकेशन भी वो ऐड हुए हैं। पहले उनको क्योंकि मोस्टली ऑटिज्म के जो बच्चे हैं जिनमें व्यवहारिक परेशानियाँ हैं उसके अंदर उनमें मानसिक रूप से भी कमज़ोर होते थे, तो उनको मानसिक रूप से कमज़ोर होने की सर्टिफिकेट मिलता था, अब वो ऑटिज्म के नाम से मिलेगा। दैट इज़ वन थिंग नया जो बच्चों के एस्पेक्ट से है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात हमें देखनी है कि जो छोटे बच्चे हैं उनको ये कोशिश करना है कि हम उनको जितना खुशी का एटमॉस्फेयर दे सके, हमारे को उनको ज़्यादा स्पेशल अटेंशन देनी है। ये नहीं है कि उसको कोई परेशानी है, शारीरिक है या मानसिक रूप से कोई कमज़ोरी है, तो ये नहीं है कि हम उनको निगलेक्ट कर देंगे, हमारे को उन पर ज़्यादा एफर्ट देने हैं। जितना हम उनके साथ मेहनत करेंगे, जितना उसको सिखाएंगे, उतना ज़्यादा बढ़ेंगे। क्योंकि जो बच्चे का दिमाग है उसमें प्लास्टिसिटी होती है, डेवलपिंग होता है, तो जितना हम एफर्ट करेंगे उतने वो न्यूरॉन्स उसके दिमाग के उतने और डेवलप होते हैं।
तो हमारे को क्या है कि मेन स्ट्रीम करना है, उससे पहले प्ले स्कूल वगैरह में भी डालना है। और अगर आप गवर्नमेंट का देखें तो पहले वो जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनको अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन का बताया गया है टिल 6 इयर्स। 6 इयर्स के बाद स्कूल में डालना होता है, जिसके लिए सर्व शिक्षा अभियान है और राइट टू एजुकेशन है, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि मेन स्ट्रीम में डालें। कई बच्चे होते हैं, हम प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है कि मेन स्ट्रीम की बात हम करते हैं पर स्कूलों में ना तो रैम्स होते हैं, ना उन पेरेंट्स फिजिकल वाला एस्पेक्ट देखने के लिए, और दूसरा अगर जो मानसिक रूप से परेशानी या व्यवहार वाली ऑटिज्म वाली है, टीचर्स को ही नहीं पता होता कि ऐसे बच्चे को हैंडल कैसे करना है। तो हमारे को इन सर्विस ट्रेनिंग्स देनी है टू द टीचर्स एंड ऑल, एंड सबको आप जैसे कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टू मेक द पब्लिक अवेयर कि ये बच्चों की प्रॉब्लम जो है उससे स्टिग्मा नहीं होना चाहिए, दूसरों को फैलेगी नहीं। आपके बच्चे जो नॉर्मल स्ट्रीम के चल रहे हैं वो अगर इन बच्चों के साथ रहेंगे तो उनको ये प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। वो उन कईयों को लगता है ये मेन स्ट्रीम में इंक्लूसिव एजुकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, प्राइवेट स्कूल वाले कहते हैं कि जो बच्चे जिनके टिपिकली डेवलपिंग है, जिसको नॉर्मल कहा जाता है, उनके पेरेंट्स ऑब्जेक्ट करते हैं कि हमारा बच्चा किसी विकलांगता वाले से साथ रहे, और कोशिश ये करते हैं कि मेन स्ट्रीम स्कूल में डालें। और बाद में जो सेकेंडरी स्टेज के लिए भी उनके गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर सेकेंडरी स्टेज। अगर हम जो पेरेंट्स को बोलते हैं मेन स्ट्रीम में डाल गए, शुरू में बच्चा नहीं टिक रहा है तो शैडो टीचर के साथ डालें, उसके बाद मेन स्ट्रीम में नहीं होगा तो ओपन स्कूल में करें, नहीं तो वोकेशनल ट्रेनिंग। आइडिया इज कि जो बच्चा है अपनी जितनी उसकी कैपेसिटी है उसके मुकाबले में केपेबल बनाए सोसाइटी में, किसी पे बर्डन ना बने, अपने पैरों पे खड़ा हो पाए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो आप चर्चा में ले आई हैं। एक बात जो डॉक्टर यू सिंह ने भी कही थी, अगर हम जागरूकता और जानकारी की बात करें, आपने स्कूल्स का जिक्र किया, कुछ स्कूल्स ऐसे भी हैं इस मामले में, मेन स्ट्रीम स्कूल्स ऐसे भी हैं जो इस बात की कोशिश करते हैं कि दोनों ही तरफ जो बच्चे डिफरेंटली एबल्ड हैं वो और बाकी जो बच्चे हैं वो सब एक साथ पढ़ें, लेकिन ये समस्या है समाज में। अब डॉक्टर गुप्ता, असली बात ये है कि बात अभी उठी स्कूल की। स्कूल क्या, अगर हम बात करें बस स्टॉप्स की, रेलवे स्टेशंस की, बाकियों की बात बाद में, अब पहले यहीं की बात कर लें। घर से कोई बाहर निकलेगा कैसे, ज़रा बताएं। देखिए, आप जो बात कर रहे हैं वो एक्सेसिबिलिटी एक इशू है। तो एक्सेसिबिलिटी फॉर्चुनेटली अब काफ़ी तवज्जो जा रहा है उसके ऊपर, और हम एक एक्सेसिबिलिटी कैंपेन भी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया हुआ है टू मेक द इंडिया एक्सेसिबल। एंड ये एक परेशानी यह है कि अगर हम किसी विकलांगताग्रस्त इंसान को अगर हम स्पेशली एनेबल भी कर देते हैं, कुछ सुविधाएं ऐसी दे देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर समाज उन चीज़ों के लिए नहीं बना हुआ है, अगर हमारा एनवायरनमेंट उस चीज़ों को हैंडल करने के लिए नहीं बना है, तो भी उसकी विकलांगता कम नहीं। परिवेश की बात मैं आपको माफ़ कीजिए रोकूंगा यहाँ पर, क्योंकि गंभीर बात है। मैं चाहूँगा इसको विस्तार से हम समझ लें एक बार और हमें क्या करना है वो भी। उससे पहले हमारे एक दर्शक हैं, वो बहुत देर से टेलीफोन लाइन पर, उमेश कुमार हैं दिल्ली से टेलीफोन लाइन पर, इनका सवाल सुन लेते हैं। उमेश जी, स्वागत आपका, पूछें सवाल। क्या ऐसा है कि लड़की 12 साल की जिसके 3 महीने की उम्र से ना रक्त हाथ में काम नहीं करते हैं। क्या क्या बताया आपने? 12 साल की उम्र है और 3 महीने की जब लड़की थी ना तो बुखार आया हुआ था। अच्छा, ठीक है। अब उसकी 12 साल की उम्र हो गई है, जब से एक साइड का ना लकवा हो गया, तो वो लकवा अभी तक सही नहीं हुआ। उसके लिए हमने क्या करना है, कैसे कहाँ दिखाना है? अभी तक आपने दिखाया तो होगा, 12 साल की उम्र हो गई है और 3 महीने की दिखाया था। तो उन्होंने बोल दिया जैसे बड़ी होती जाएगी वैसे सही होती जाएंगे। तो अभी कितना फायदा हुआ है? जैसे हाथ से कुछ पकड़ती है ना तो पकड़ नहीं सकते। आप टेलीफोन लाइन पे रहिए, डॉक्टर शेफाली आपके सवाल का जवाब देंगे। मानसिक रूप से समझ सही है इसकी, या समझ में कुछ कमजोरी आई? ये समझ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में बहुत अच्छी है। हाँ, तो इसीलिए जैसे अभी प्रोफेसर यू सिंह ने बताया, आजकल हम मॉडिफाइड कांस्टेंट इंड्यूस मूवमेंट थेरेपी कराते हैं, जिसमें क्या होता है, जो हमारा हाथ सही काम कर रहा है उसको हम स्लिंग में डाल देते हैं, और दूसरे हाथ से हम उसमें एक्सरसाइज कराते हैं, बच्चों को खेल खिलाते हैं। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है जो हमारे डिपार्टमेंट में फिजिकल मेडिसिन रिहैब में प्रोफेसर यू सिंह रन कर रहे हैं। उसमें ये एक्सरसाइज कराई जाती है और बोला जाता है कुछ घंटे के लिए करें ताकि वो काम करना शुरू करें। पर अब ये 12 साल की हो गई है, तो अभी ऐसा लगता है कि उसमें हाथ पैर में अकड़न आ गई होगी, तो आप आके दिखाएं। तो हो सकता है कि उसमें जो एंटन है, जो जॉइंट्स हैं हमारे, वो जुड़ जाते हैं। शुरू में तो वो फिक्स नहीं होते हैं। अगर हम एक्सरसाइज वगैरह कराएं या कुछ दवाइयां दें, उससे एक्सरसाइज में इंप्रूव हो जाता है। अगर नहीं हो, जब बहुत ज्यादा टाइम हो जाए तो अकड़ जाते हैं बिल्कुल फिक्स्ड, उसके लिए सर्जरी चाहिए होती है। तो इसलिए अभी आप डॉक्टर को दिखाइए, वेट नहीं करते रहिए कि आराम से कुछ होगा। सिर्फ एक्सरसाइज से होगा फायदा, या कुछ दवाइयों से, या सर्जरी की जरूरत पड़े, ताकि उसकी मोबिलिटी जितनी मैक्सिमम हो सके वो करें। जी,
डॉक्टर जी, आप फोन लाइन पर हैं, कुछ और भी जानना चाह रहे हैं आप? हाँ मैम, कहाँ पर दिखाना है ये किस हॉस्पिटल में? आप एम्स में दिखा दीजिए, सफदरजंग में दिखा दीजिए, कहीं पे अपने घर के पास कोई भी मेजर हॉस्पिटल में दिखा दीजिए, कोई भी प्रॉब्लम। लेकिन दिखाइए जरूर। हाँ जी। जी डॉक्टर अजय गुप्ता, अब वापस उस डिस्कशन पर लौटते हैं जहां पर ये बात हो रही है एक तो अवेयरनेस की और एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करने की। तो किस तरफ हम लोग चलें और प्रयास जो हो रहे हैं उसको बेहतरी की तरफ कैसे ले जाएं? देखिए, बेहतरी में सबसे, जैसे अभी एक फ़ोन के ऊपर सवाल आया कि उनको 3 महीने से परेशानी थी, अब 12 साल की उम्र हो गई है, उन्होंने अस्पताल से अपना जोड़ ख़त्म कर लिया है। इससे पहले भी हमारे पास एक सवाल ये आया था कि वो पोलियोग्रस्त हैं और अब वो अपना इलाज नहीं करते हैं और इन्हें ये बताया गया कि धीरे धीरे ठीक हो जाएगा बच्चा। हाँ, तो हमारे को ये सेंसिटाइजेशन जिसको हम बोल सकते हैं कि लोगों के दिमाग में ये चीज़ें डालना ज़रूरी है। एंड सबसे पहले हम शुरुआत कर सकते हैं मेडिकल कम्युनिटी के अंदर ही, कि हम जो अपनी मेडिकल ट्रेनिंग है और उसके अंदर हम ये प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और इंक्रीज़ कर रहे हैं, जिसमें कि फ़र्स्ट लेवल ऑफ कांटेक्ट जो है वो डॉक्टर होता है जिसके पास आदमी जाता है किसी भी परेशानी में, तो वो उनको गाइड कर सके, उनको बता सके कि उसकी ज़िंदगी में आगे क्या होने वाला है और कैसे वो समाज के अंदर पार्टिसिपेट कर पाएगा। जी ठीक है। तो लेकिन एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है डॉक्टर यू सिंह, जो दोनों ही स्तर पे अभी जो बात आई और फिर वो बात हुई कि धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, हम वही समझना चाहते हैं जो हम चाहते हैं कि हम समझें। हो सकता है डॉक्टर ने ये भी कहा हो कि आप इलाज कराते रहिए, समय के साथ अपने आप ठीक हो जाएगा। इलाज छोड़ के अपने आप ठीक हो जाएगा तब तो किसी को इलाज की जरूरत ही ना पड़े, फिर तो अस्पताल ही बंद कर देने चाहिए। डॉक्टर यू सिंह, क्या कहेंगे हमारी सोच में ये जो एक्सेसिबिलिटी की बात है, इस पे हमारी संवेदनशीलता कितनी है? जब हम घर बनाते हैं, कोई सरकारी बिल्डिंग बनाते हैं, सड़क बनाते हैं, पटड़ी बनाते हैं, हम सिर्फ ये सोच के चलते हैं कि जैसा अक्सर होता रहा है, परंतु ये सोचें कि किसी को नज़र नहीं आ रहा तो उसके लिए हमें रास्ते में क्या तब्दीली करनी पड़ेगी कि रास्ता साफ़ हो, उसको कुछ ना कुछ सेंस मिले। जैसे कि मेट्रो स्टेशन में आपने देखा कि पीली सी लाइन है, टैक्टाइल सेंसेशन है उसके ऊपर, इस रास्ते से जाना है, उसको सोचना नहीं पड़ता, वो खुद ही सक्षम हो जाता है अपनी छड़ी के साथ, अपने पैरों की फील के साथ। जैसे हम लिफ्ट में चढ़ें, हमें पता है कि कौन सा बटन दबाना है, कौन सा फ्लोर आ गया है। आजकल लिफ्ट में अनाउंसमेंट होती है, 3रा मंजिल आ गई, 4थी मंजिल आ गई, ताकि जो देख नहीं सकता उसको समझ आ जाए। जो देख सकता है, सुन नहीं सकता, उसके लिए तो विजुअल क्यूज़ हैं। जो चल नहीं पाता, जैसे व्हीलचेयर के ऊपर है, जैसे किसी ने कहा मैं अस्पताल में चल नहीं सकता हूँ, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लेने कैसे जाऊँ, मान लीजिए वो व्हीलचेयर में जाना चाहता है, तो हमारी पटड़ी सड़क ऐसी हो कि व्हीलचेयर उसके ऊपर चल सके, पटड़ी के ऊपर आ सके। बस स्टॉप आजकल दिल्ली में तो ऐसे बन गए, बेंगलोर में भी मैंने देखे हैं, काफ़ी सिटीज़ में देखे हैं कि जो हम एक्सेसिबल इंडिया के कैंपेन चला रहे हैं कि व्हीलचेयर पर यदि आप बस स्टॉप पर खड़े हैं तो बस नज़दीक आ जाए और उसका जो लेवल है बस स्टॉप के लेवल के साथ में है, ताकि व्हीलचेयर अंदर जा सके। व्हीलचेयर को खड़ी करने की बस के अंदर स्पेशल जगह है, मेट्रो में चले जाएँ उसके लिए अंदर स्पेशल जगह है। एक छोटा सा वाक़या है कि हाई कोर्ट बॉम्बे में एक बार कुछ विकलांग बच्चे थे जिन्होंने एक संस्था के साथ में वहाँ पर केस किया, तो वो अंदर नहीं जा सके क्योंकि बहुत सी सीढ़ियाँ थी। तो जज साहब ने कहा वो हाजिर हों, तो वो कहते हैं हाजिर नहीं हो सकते जनाब, आपके यहाँ आ नहीं सकते हैं। कहते आ नहीं सकते तो केस कैसे किया? कहता है क्योंकि आपने जो हमारा कानून है उसको पालन नहीं किया कि वहाँ पर सीढ़ियाँ हैं, वो अंदर कैसे आएँ। तो एक बहुत बड़ा वो चैलेंजिंग केस था, जिसके बाद एक्सेसिबिलिटी का कैंपेन बहुत अच्छा चला कि सीढ़ियों की बजाय रैंप्स बन गई। जी डॉक्टर शिफाली गुलाटी, दिव्यांग बच्चों की अगर बात करते हैं, एक तो समस्या है उनको जो भी शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से, उसके साथ क्या कोई और कोमॉर्बिड कंडीशंस भी हो सकती हैं जिनके लिए माता पिता को तैयार रहना चाहिए या सतर्क रहना चाहिए? जो मैंने आपको स्टडी का आंकड़े बताए थे, 12% बच्चों में हमें कोई एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर पाया गया, उसमें 2.1% को एक से ज़्यादा परेशानियां थी। तो अगर बच्चे को जो सेरिब्रल पॉल्सी है, जो मोटर कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम है, उसके साथ दौरे पड़ सकते हैं, एपिलेप्सी हो सकता है, उससे मानसिक कमजोरी हो सकती है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ऑटिज्म हो सकता है, तो उसमें बेसिकली हियरिंग एंड विजन की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये जो सारी की सारी प्रॉब्लम्स है को एग्जिस्ट कर सकती हैं, एंड एज मच एज 2.1% ऑफ 12%, तो इतने बच्चों में मोर देन 1 कंडीशंस हैं। तो अगर एक चीज़ हमें मिलती है तो हमें बच्चे को पूरे रूप से, होलिस्टिक वे में, पूरे रूप से देखना चाहिए, और हर बच्चे का जो थोड़ा सा पीछे चल रहा है उसके विजन और हियरिंग, मतलब देख कितना सक रहा है और सुन कितना सक रहा है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टेस्ट करना, चाहे पेरेंट्स बोले या ना बोले, फॉर्मल टेस्ट होना चाहिए।
बिकॉज उसका हल है। और अगर जल्दी हल होगा तो वो बच्चे सही हो पाएंगे, अगर लेट होगा तो बस वो भेंगेपन की सर्जरी हो पाएगी, विजन का तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आज हम टोटल हेल्थ में बात करें डिसेबिलिटी के बारे में, क्या क्या समस्याएं होती हैं और कैसे उन्हें दूर किया जा सकता है और कैसे हमारे सोच को बदलने की ज़रूरत है। ये चर्चा जारी रहेगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। Now the National News Channel of India, live on your mobile phone. Get the news on the go. Watch top videos, get the latest news and continuous news on your mobile phone. Download DD News app now. Visit the Android Play Store, search for DD News, download the app to your phone. Get the power of information at your fingertips. DD News. Only news, complete news. ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं दिव्यांगों के स्वस्थ और बेहतर जीवन के बारे में। इससे पहले कि हम कार्यक्रम में आगे बढ़ें, हमारे पास हमारे एक दर्शक सुरेश त्यागी का दिल्ली से ईमेल आया है। डॉक्टर यू से मैं चाहूँगा कि आप उत्तर दें। वो ये जानना चाहते हैं कि उन्होंने लिखा है कि मैं लकवे से पीड़ित हूँ, क्या मैं दिव्यांगों की श्रेणी में आता हूँ? मेरी ओपन हार्ट सर्जरी भी हो चुकी है। क्या कहना चाहेंगे आप? जी हाँ, यदि किसी को स्ट्रोक हुआ है तो वो दिव्यांगों की श्रेणी में आते हैं। जी, और इस जानकारी के बाद टोटल हेल्थ में फ़िलहाल समय हो गया है सेगमेंट हेल्थ पहेली का। एपिसोड 650 में हमने आपसे पूछा था कि एपिलेप्सी यानी मिर्गी रोग के विषय में इनमें से कौन सा कथन गलत है। सही जवाब है ऑप्शन सी, यदि कुछ दिनों तक दौरा न रहे तो दवाएं अपने आप ही बंद की जा सकती हैं। ये गलत धारणा है। कौन बने हैं इस पहेली के लकी विजेता, ये आपको बताएंगे। उससे पहले देख लेते हैं क्या सवाल है आज की हेल्थ पहेली में। आपको बताना है कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए, पुनः स्थापन से दिव्यांगजन को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। ऑप्शन बी, इनके लिए शिक्षा का समान अधिकार और सरकारी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा की सुविधा उपलब्ध है। ऑप्शन सी, दिव्यांग को रोजगार देने वाले को आयकर में रियायत मिलती है। या फिर ऑप्शन डी, ऊपर दिए गए सभी विकल्प। आप अपने जवाब हमें 2 हफ्तों तक भेज सकते हैं। हमारा पता है टोटल हेल्थ, डीडी न्यूज, रूम नंबर 505, टावर बी, दूरदर्शन भवन, मंडी हाउस, कोपरनिकस मार्ग, न्यू दिल्ली 110001, या ईमेल कर सकते हैं totalhealth@gmail.com पर। आप भी हमारे हेल्थ क्विज कॉन्टेस्ट में शामिल होने के लिए अपने जवाब हम तक 2 हफ्तों में पहुंचा सकते हैं खत या ईमेल के माध्यम से। कौन बने हैं एपिसोड 650 के लकी विनर, ये बताने के लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं डॉक्टर यू सिंह से, जिनके सामने हमने रखी है सारी करेक्ट एंट्रीज जो आपसे मिली है। डॉक्टर सिंह, इन करेक्ट एंट्रीज में से आज के एक लकी विनर का नाम आप हमारे व्यूअर्स को बताएं। आज के लकी विनर हैं यतिन सिंगला मानसा से। यतिन सिंगला, इनको बहुत बधाई। और अब हम शुरू करते हैं रैपिड फायर, यानी छोटे छोटे सवाल और छोटे छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर शिफाली गुलाटी, आप ही को। डिसेबिलिटी हमेशा जन्मजात होती है? जरूरी नहीं है। डॉक्टर गुप्ता, ये सिर्फ फिजिकल यानी शारीरिक रूप से ही हो सकती है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसके कई तरीके हो सकते हैं। देखने में हो सकती है, सुनने में हो सकती है, मानसिक रूप से हो सकती है, शारीरिक रूप से हो सकती है। डॉक्टर यू सिंह, डिसेबिलिटी का प्रभाव हमेशा स्पष्ट नज़र आता है और इसे बड़ी आसानी से हमेशा पहचाना जा सकता है? जी, ऐसा नहीं है। कई बार डिसेबिलिटी छुपी हुई भी होती है। डॉक्टर शिफाली, गर्भावस्था या प्रसव के समय कौन से कारणों से समस्या हो सकती है? अगर मदर को बुखार हो फर्स्ट 3 मंथ्स के अंदर, जिसके बुखार के साथ रैश होता है, या कोई कभी चोट लग जाए, या उसमें कोई ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, या उसमें मदर को डायबिटीज़ हो जाए प्रेगनेंसी में, डिलीवरी के टाइम के और डिलीवरी के रिलेटेड आसपास के प्रॉब्लम्स में तो बहुत मेजर इफेक्ट रह सकता है बच्चों में। डॉक्टर गुप्ता, किन बीमारियों की वजह से डिसेबिलिटी का खतरा बढ़ सकता है? डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, इन दोनों की वजह से मेजर कारण है। वज़न बढ़ना, ओबेसिटी एक रीज़न है जिसकी वजह से बाकी सब चीज़ें बढ़ जाती हैं। और प्रीनेटल हेल्थ, मतलब अगर हम प्रसव पूर्व हालत नहीं संभालते हैं। जी डॉक्टर यू सिंह, शारीरिक क्षति यानी फिजिकल लॉस या डैमेज का एक बड़ा कारण दुर्घटनाएं हैं? जी बिल्कुल सही। डॉक्टर शिफाली, क्या डिसेबिलिटी के प्रभाव से बच्चे को पढ़ने, लिखने या याद रखने में भी समस्या हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा,
डॉक्टर अजय गुप्ता, क्या ऐसे व्यक्ति में डिप्रेशन यानी अवसाद और कोमॉर्बिड कंडीशंस या दूसरी बीमारियां भी हो सकती हैं? जी, अक्सर पाए जाते हैं, ख़ास तौर के उनके अंदर जिनमें एक्वायर्ड डिसेबिलिटी होती है, यानी कि वो पहले नॉर्मल थे और बाद में उनके अंदर कोई विकलांगता हो गई। डॉक्टर यू सिंह, अगर हम काउंसलिंग की या बिहेवियर थेरेपी की अगर बात करें, उसका कितना लाभ होता है? मैं तो कहूँगा कि डिसेबिलिटी को सही करने के लिए सबसे बड़ा जो मुद्दा है, जिसको काउंसलिंग जो है उसको सही करता है, बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर शेफाली, शिशुओं या छोटे बच्चों में कौन से लक्षण माता पिता बिल्कुल नज़रअंदाज न करें? अगर वो उसके कोई भी बोलने में, चलने में, देखने में, कोई भी चीज़ों में कुछ भी पीछे चल रहा है बाकी बच्चों से, या उसके व्यवहार में कुछ भिन्नता हो, तो इन सबको इग्नोर नहीं करना चाहिए। डॉक्टर गुप्ता, अगर डिसेबिलिटी से बचने की बात करें तो कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से यानी उसे प्रिवेंट किया जा सकता है? प्रिवेंशन के लिए हमारे को, जैसे हमने बात करी, न्यूट्रिशन की तरफ एक ध्यान देना चाहिए। इन्फेक्शियस डिजीज़ से भी बचने की हमको ज़रूरत है, तो पोलियो वैक्सीनेशन, अगर हम बचपन से वैक्सीनेशन अच्छा रखेंगे तो हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। और बड़ी एज में आने के बाद में जो क्रॉनिक कंडीशंस डिजीज़ हैं, उनका हमको समय समय पर उपचार करते रहना चाहिए, और सही डॉक्टरी राय अगर हम लेते रहेंगे तो हम डिसेबल्ड कंडीशंस बचा सकते हैं। डॉक्टर यू सिंह, असिस्टिव डिवाइसेस क्या हैं और कैसे उपयोगी हैं? असिस्टेड डिवाइस का मतलब यह है कि शरीर का कोई हिस्सा किसी तरह से काम ना करे या कम करे तो उसको हम कैसे इजाफा दे सकते हैं। जैसे हमें दिखता कम है तो चश्मा लगाते हैं, चलने में कमी है तो हम छड़ी लेते हैं या कैलिपर पहनते हैं, पाँव नहीं है तो नकली टांग लगाते हैं। इसी तरह से जैसे सुनता नहीं है तो हम हियरिंग एड लगाते हैं। ये सब असिस्टेड डिवाइसेस हैं। डॉक्टर शेफाली, अगर बच्चों में इनके लक्षणों को जल्दी अगर पहचान लिया जाए तो उससे फ़ायदा क्या होगा? जो भी लक्षण आप पहचानते हैं उसका कुछ ना कोई इलाज है। अगर आपको देखने में प्रॉब्लम है या सुनने में प्रॉब्लम है तो देखने वाले के लिए आपको कुछ टेस्ट होते हैं, कुछ वो पैचेस होते हैं, बाद में सर्जरी की ज़रूरत भी हो सकती है या ऐनक लग सकती है। सुनवाने के लिए शुरू में हियरिंग एड्स हो सकते हैं और बाद में ज़रूरत पड़ने में कॉक्लियर इम्प्लांट भी हो सकता है। शारीरिक रूप से जो परेशानियाँ होती हैं उसके लिए आपको ऐसा बाद में अकड़ ना जाए तो एक्सरसाइज होती है, उसके बाद कुछ ऑर्थोटिक डिवाइसेस होती हैं जिसके साथ सपोर्ट दिया जा सकता है। और जो व्यवहार वाली चीज़ें हैं हमारे, उसके बिहेवियर इंटरवेंशन होते हैं, उससे बच्चे को मेन स्ट्रीम में करने के लिए उनके इश्यूज़ को कैसे हैंडल करना है पेरेंट्स को समझाया जाता है ताकि वो नॉर्मल स्कूलों में जा सके। डॉक्टर गुप्ता, यदि किसी दुर्घटना में अचानक किसी व्यक्ति का कोई अंग, खास तौर पर हाथ या पैर, कार्य करना बंद कर दे तो उस समय क्या किया जाए? देखिए, एक्यूट स्टेज के अंदर तो जो इमरजेंसी केयर है वहाँ पर हम संभालते हैं। अक्सर ये कारण हो सकता है कि कोई नस का दबाव हो गया हो या ब्रेन में स्ट्रोक हो गया हो, ब्लीडिंग हो गया हो, उसकी वजह से ये चीज़ें हो सकती हैं। तो हमें पहले दिन से ही ये असेसमेंट करनी पड़ती है मेडिकली कि क्या उसका कारण रहा है और कितनी उसकी प्रोग्नोसिस है, क्या वो रिकवर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। और अगर हमें प्रोग्नोसिस ख़राब लगती है तो हमें जल्दी से जल्दी मेडिकल रिहैबिलिटेशन की तरफ उसको ले जाना चाहिए ताकि हम भविष्य के अंदर उसका अच्छा नतीजा पा सकें। जी डॉक्टर यू सिंह, ऐसी दुर्घटनाओं में जिसका जिक्र अभी डॉक्टर गुप्ता ने किया, फिजियोथेरेपी की कितनी भूमिका रहती है? उसमें काफ़ी ज़्यादा भूमिका रहती है। जी डॉक्टर शेफाली, अगर बच्चे में कोई भी अनयूजुअल सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, कोई असामान्य लक्षण है, तो सबसे पहले किस विशेषज्ञ को दिखाएं? बच्चों के डॉक्टर। डॉक्टर गुप्ता, जो व्यक्ति किसी बीमारी या चोट के कारण लंबे समय तक बिस्तर पर हो, क्या उनकी देखभाल कुछ खास तरह से की जाएगी? हाँ जी, उनको हमें ध्यान रखना पड़ता है। उनको बेड सोर होने के बड़े चांसेस होते हैं, उनके न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस होने के बड़े चांसेस होते हैं। तो इसके लिए बड़ी तवज्जो की ज़रूरत है। और अक्सर जो लोग इस प्रकार की क्षति से ग्रस्त होते हैं उनके परिवार को भी डॉक्टरों से मिलना चाहिए और उनकी काउंसलिंग भी की जाती है जिसमें उनको सिखाया जाता है कि किस प्रकार से हमें इस व्यक्ति का ध्यान रखने की ज़रूरत है। एक RCI के थ्रू एक प्रोग्राम भी चलता है जिसमें कि वो केयर गिवर ट्रेनिंग भी देते हैं लोगों को टू टेक केयर ऑफ पर्सन्स विद लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटीज़। जी डॉक्टर यू सिंह, क्या शारीरिक हानि होने के बाद भी व्यक्ति को सक्षम बनाया जा सकता है? काफ़ी हद तक उसकी जो बची हुई क्षमताएं हैं उसको इस्तेमाल करके और जो सेल्फ हेल्प डिवाइसेस दे के, एड्स दे के उनको सक्षम बनाया जा सकता है। डॉक्टर शेफाली, दिव्यांग बच्चों को घर और परिवार की अगर हम बात करें तो वहाँ माहौल कैसा होना चाहिए ताकि उनका जीवन बेहतर हो? एक तो
एक तो पेरेंट्स को समझना चाहिए कि उनकी कोई गलती नहीं, ना पेरेंट्स की ना बच्चों की, जो बच्चे को ये प्रॉब्लम है, क्योंकि वो कई बार होता है आपस में गिल्ट करते हैं। तो मैंने देखा है काफ़ी हद तक हमारी इंडियन सोसाइटी में 2016 में भी वाइफ को ब्लेम ज़्यादा किया जाता है, और बच्चे को भी ना ब्लेम करें या कर्ज करें, उसको ज़्यादा प्यार दें, बहुत प्यार का माहौल होना चाहिए, और उसको ज़्यादा उसके साथ जो भी एक्सरसाइज बता रहे हैं सब कुछ है, पूरा सब कुछ अपना अडॉप्ट करें टू द रूटीन, डेली रूटीन जी। और इसको बोझ ना समझे। ये बच्चा भिन्न है, हमारी 5 उंगलियां भिन्न है, ये एक भिन्न बच्चा है, इसके ऊपर कोई नीचे वाली तरफ से नहीं देखना चाहिए, हीन भावना से नहीं देखना चाहिए। डॉक्टर गुप्ता, दिव्यांगों के लिए हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ या स्वास्थ्य सुविधाओं के तौर पे क्या उपलब्ध है? स्वास्थ्य की सुविधाओं के लिए आजकल सभी बड़े अस्पतालों में, खासतौर की सभी स्टेट कैपिटल्स में मेडिकल रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट्स बनने लगे हैं, और बाकी जगह पे डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल्स के अंदर भी अब इस अप्रोच को बढ़ाया जा रहा है। कम्युनिटी रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, DRCs भी बनाए जा रहे हैं। तो समाज सेवा, सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री, एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री एंड हेल्थ मिनिस्ट्री दोनों ही मिलकर के काम कर रहे हैं कि उनको मैक्सिमम हेल्थ केयर प्रोविज़न मिल सके। डॉक्टर यूसी सिंह, अगर सरकार की तरफ से सुविधाओं की बात करें, ख़ासतौर पर रोज़गार की दृष्टि से, तो दिव्यांगों के लिए क्या ऐसी योजनाएं हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि 3% जो जॉब्स हैं वो रिजर्व्ड हैं। अच्छा। दूसरी बात है कि लिस्ट बनी हुई है, किस तरह की विकलांगता हो तो हम किस तरह के काम कर सकते हैं, सरकार ने लिस्ट बनाई हुई है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लेके उसके अनुसार ही वो आगे जाके अप्लाई कर सकते हैं जी, और किस तरह की जॉब करनी है उसके लिए बोर्ड्स बैठ के डिसाइड कर लेते हैं जी। और अब मैसेज लेते चलें डॉक्टर शेफाली, एक तो ये बता दें कि पढ़ाई के लिए सुविधा है बच्चों के लिए, दिव्यांग बच्चों के लिए, और क्या संदेश आप देना चाहेंगी? जैसे मैंने पहले बताया कि बच्चों के लिए राइट टू एजुकेशन है, उसके अंदर हर स्कूल में जो है मेन स्ट्रीम स्कूल में डाला जा सकता है, चाहे उनको शुरू में शैडो टीचर की ज़रूरत हो। मेरा जो एक मैसेज है, पेरेंट्स को होप नहीं छोड़नी चाहिए, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। ये बच्चे को अपना बोझ मत माने, इसको एक कैपेबल बनाना है कि सोसाइटी में कुछ कर पाए। और हम जो सारे जो डॉक्टर्स हैं और सारे हेल्थ प्रोफेशनल को फैमिली सेंट्रिक अप्रोच रखनी चाहिए, पेरेंट्स और फैमिली मेन स्ट्रीम होना चाहिए, और सारी सोसाइटी को स्टिग्मा की तरफ से, हीन भावना की तरफ से नहीं देखना चाहिए। ना पेरेंट्स की गलती है ना बच्चे की गलती है अगर वो शारीरिक, मानसिक या व्यवहारिक रूप से वो दूसरे बच्चों से भिन्न है। बिल्कुल ठीक, और यही बात आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर गुप्ता, नज़रिया बदलने की बात है, समाज अपना नज़रिया कैसे बदल सकता है? देखिए सब, मैं तो ये समझता हूँ कि हमारे को इंटीग्रेशन लाने की ज़रूरत है, मेडिकल एंड सोशल। तो जब हम सोसाइटी को और मेडिकल फैसिलिटीज़ को सबको एक साथ प्रोवाइड करेंगे, और जब हम उस फैमिली को सेंटर बनाएंगे, तो हमारी जो भी सुविधाएं हैं वो दैट शुड बी सेंट्रिक ऑन द पर्सन विद डिसेबिलिटी, देन वी विल गेट मच बेटर रिजल्ट। डॉक्टर यूसी सिंह, बेहतर समाज, बेहतर जीवन दिव्यांगों के लिए? जो आदमी सोच नहीं सकता कि दिव्यांग के लिए क्या करना चाहिए, उसको एक दिन के लिए ये सोचना चाहिए कि मैं दिव्यांग होता तो क्या होता मेरे साथ, और मैं कैसा व्यवहार करता, उससे दुनिया बदल जाएगी। इस तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे आप सभी का। तो बहुत सी नई तकनीकें मौजूद हैं, हमें बहुत ज़रूरत है कि सामने आएँ, अपनी सोच और नज़रिया बदलें, और ख़ास तौर पर अलग ढंग से देखें, क्योंकि जीवन बेहतर हो सकता है दिव्यांगों के लिए। और अपने जीवन में आती हुई मुश्किलों से घबराएं नहीं, बल्कि उनको बेहतर कैसे किया जा सकता है इस पर गौर करें। चलते चलते आपको अरुणिमा सिन्हा के बारे में बताते हैं। अरुणिमा सिन्हा एक रेल हादसे में अपना पैर गंवा बैठी, उसके ठीक 2 साल बाद वो दुनिया की पहली वुमेन एम्प्यूटी हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह किया। सचमुच मजरू सुल्तानपुरी का शेर है, बड़ा खूबसूरत, और ये शायद जीवन में उतारने की बात भी है। वो ये कहते हैं कि रोक सकता है हमें जिंदान बला क्या मजरू, हम तो आवाज़ हैं दीवार से छन जाते हैं। बहुत धन्यवाद कार्यक्रम देखने के लिए। एक नए विषय के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार। नमस्कार।